आपको याद होगा कुछ साल पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। उसमें कुछ बच्चे जो किशोर और युवा उम्र के थे वो ऊपर छत पर से या छज्जे पर से बालकनी में से नीचे कूदते हुए नज़र आ रहे थे। ये घटना हुई थी जहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी और वहाँ हाँ, पर हाँ, बच्चे बचने के लिए बालकनीज़ में से ही कूदने लगे थे। काफ़ी हाँ, वायरल वीडियो था, काफ़ी बड़ी घटना थी ये और उस समय हाँ, काफ़ी आलोचना भी हुई थी। लेकिन वो बच्चे बड़े थे, कोशिश कर सकते थे, हालाँकि उसमें भी काफ़ी कैज़ुअल्टीज़ हुई थी। पर फिर हाँ, भी वहाँ पर बच्चों को प्रयास करते देखा गया था, अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ते, भागते, मदद माँगते हुए देखा गया था। राइट, राइट, लेकिन क्या हो अगर बच्चा ऐसी स्थिति में हो और वो मदद भी ना माँग पाए, कि वो खुद को बचाने के लिए दौड़ भी ना पाए, भाग भी ना पाए, आवाज़ भी ना लगा पाए। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं उसी हादसे का ज़िक्र कर रही हूँ, जो अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में घटा है। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। हम चर्चा करेंगे उस खौफ़नाक और उस बहुत ही दर्दनाक हादसे की, जो 15 नवंबर 2024 की रात झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में घटा है। वहाँ एक ओवर क्राउडेड एनआईसीयू में आग लग गई। आग लगने के क्या कारण थे इस पर अब जाँच जारी है। लेकिन उस आग ने प्रथम दृष्टया जो खबर आई थी वो थी कि उस आग ने 10 नवजात शिशुओं को मौत की नींद सुला दिया था। अच्छी बात ये थी कि 37 बच्चों को बचा लिया गया था, कुछ बच्चे इंजर्ड थे, जिनमें से 2 बच्चों की बाद में मौत हो गई थी। अब तक इस मामले में 12 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब किसी जिले के एनआईसीयू यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आग लगी हो और उसने नवजात शिशुओं का जीवन ले लिया हो। इससे पहले भी महाराष्ट्र में, दिल्ली में और इसके अलावा अहेरी, गढ़चिरौली, अकोला, नागपुर इन सब जगहों में आग लगती रही है एनआईसीयूज़ में, एसएनसीयूज़ में और नवजात शिशु इसकी भेंट चढ़ते रहे हैं। जो सबसे लेटेस्ट घटना है, झांसी से पहले जो घटना घटी है, वो इसी साल मई 2024 में घटी थी। मई 2024 में दिल्ली के एक हॉस्पिटल के हॉस्पिटल में आग लगी थी, जिसमें 7 नवजात शिशुओं का जीवन खत्म हो गया था। तो जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, तो आम लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ता है। लोग सरकारों को, प्रशासन को दोष देने लगते हैं, उनको ज़िम्मेदार ठहराने लगते हैं। ये जब सूचना मेरे पास आई, हमें इसकी सूचना विदिशा मीडिया के साथी दीप सिंह जी से मिली थी। उन्होंने पालोना के मध्य प्रदेश ग्रुप में इसको शेयर किया था और उसके बाद दिल्ली से भी ये घटना शेयर हुई थी। तो सबसे पहला जो सबसे पहला जो विचार मेरे मन में आया था, वो यही था कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, तो किसी न किसी की लापरवाही तो ज़रूर होती है। कोई न कोई ऐसा होता है जिसने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई होती है, जिसकी वजह से इतने बड़े हादसे सामने आते हैं, जो सिर्फ़ बच्चों का जीवन नहीं खत्म होता है इससे, बल्कि पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो समझिए अगर यहाँ पर 12 ज़िंदगियाँ खत्म हुई हैं, तो वो 12 परिवार एक तरह से खत्म हो गए हैं। आज इस घटना पर हम सरकारों को या प्रशासन को दोष दें, उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम उन कारणों को समझने की कोशिश करें कि आखिर इतने बड़े हादसे कैसे हो जाते हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं देवास से एनआईसीयू और पीआईसीयू की इंचार्ज डॉक्टर वैशाली निगम जी। नमस्कार डॉक्टर वैशाली जी। संवेदनशील डॉक्टर के रूप में पिछले कुछ सालों से जानती हूँ, जो सरकारी हॉस्पिटल में रहते हुए भी नवजात शिशुओं के लिए कई बार आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी काम करती हैं, डिसीजंस लेती हैं। तो जब ये वाली घटना हुई तो मैं तभी से सोच रही थी कि इस पर ज़रूर हमें बात करनी चाहिए और उन कारणों के को थोड़ा-सा तलाशने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इतने बड़े-बड़े हादसे क्यों हो जाते हैं और एक के बाद फिर दूसरा हादसा कैसे स्थान ले पाता है? मतलब लोग क्यों नहीं सतर्क होते हैं, क्यों नहीं सचेत होते हैं? ये झांसी वाले हादसे की अगर हम बात करें तो ये घटना बता रही है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10 साढ़े 10 बजे के आसपास घटना घटी है उस हॉस्पिटल में। इस समय ऐसा भी नहीं होता है कि सब सो चुके हों और हॉस्पिटल खासकर एनआईसीयू ऐसी जगह होती है जहाँ नर्सेस का, वार्ड बॉय का या फिर पेरेंट्स का, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, परिवारजन का, उनका आना-जाना लगा ही रहता है।
ऐसे में इस तरह की घटना कैसे जगह बना पाती है? ऐसा हादसा कैसे आकार ले पाता है? मैम इसमें सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो जी, एनआईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको हम बोलते हैं, ये एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होता है। ये जो जी, पूरी यूनिट होती है, एक जनरल नॉर्मल हम एनआईसीयू की बात करें, तो ये डिवाइडेड होती है 3 से 4 पार्ट्स में। एक होता है आपका इनबॉर्न यूनिट, एक होता है आपका आउटबॉर्न यूनिट, इसके बाद स्टेप डाउन यूनिट, फीडिंग रूम, रिसेप्शन एरियाज। तो इसमें जी, 3 जगह पे इनबॉर्न, आउटबॉर्न और स्टेप डाउन में न्यूबॉर्न बेबीज को रखा जाता है, फर्स्ट थिंग। मतलब सारे पेशेंट्स एक जगह पे कभी नहीं होते हैं। दूसरा, जी, एनआईसीयू में सारे बच्चे जो होते हैं वो होते हैं वार्मर्स पे, रेडिएंट वार्मर्स जिसको हम कहते हैं, ये जो बेड्स होते हैं बच्चों के। जी, ये जो इक्विपमेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं एनआईसीयू में, रेडिएंट वार्मर्स, इसके अलावा फोटोथेरापी यूनिट्स, इसके अलावा सीपैप मशीन्स, इसके अलावा वेंटिलेटर्स, इसके अलावा सक्शन मशीन्स, इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऐसे मल्टीपल इक्विपमेंट। और ये हर बेबी के अराउंड द बेड जो होते हैं हमें रखने जी, पड़ते हैं। ठीक है। अब आइडियल स्पेसिंग जब यूनिट बनती है तो वो तो डेफिनेटली एक कम उस पे बनती है, आइडियल स्पेसिंग पे शुरू होती है। लेकिन विद टाइम जैसे हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर हर चिकित्सालय, चाहे हम बात करें गवर्नमेंट की, सीएचसी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट की, नंबर ऑफ डिलीवरीज बढ़ रही हैं, तो रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ साथ बेड्स का एक्सटेंशन किया जाता है। अब उस हिसाब से स्पेसिंग्स कितनी बढ़ पाती है, नहीं बढ़ पाती, वो एक चैलेंज होता है। हर बेड का आइडियल एक स्पेस होता है कि इतना अवेलेबल होना है, क्या उतना हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्या हम वहां पे आसपास जगह को मेंटेन कर पा रहे हैं। थर्ड थिंग होती है जी, मैम कि ये इक्विपमेंट्स 24/7 चलते हैं। वार्मर्स एनआईसीयू में 24 घंटे चलता है, क्योंकि एक न्यूबॉर्न अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता। ऐसे ही जी, फोटोथेरेपी मशीन मोस्ट ऑफ द टाइम रनिंग होती है। तीसरी चीज हुँ, होती है ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज एनआईसीयू में एडमिशन का जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी सांस लेने में तकलीफ के साथ मेजोरिटी न्यूबॉर्न भर्ती होते हैं। और बट हुँ, ऑब्वियस हुँ, है ये सारे बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा होता है। हमें पता है ऑक्सीजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है। थोड़ा सा भी ऑक्सीजन अगर है वहां पे तो तुरंत बहुत बड़ा हादसा बन सकता है। तो मोस्ट ऑफ द सेटअप्स में आजकल सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन आती है, प्लांट्स हमारे होते हैं। तो 24/7 हुँ, यानी 24 घंटे लगभग एक अगर फुली फंक्शनल निकू है तो वहां पे लीटरों से ऑक्सीजन का फ्लो पूरा होता है। अगली होती है जी, चीजें और इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉटन, गॉज, जो हर न्यूबॉर्न के बेड साइड होता ही है, यूजुअली डायपर बन के नहीं होता, नैपीज बन रही होती हैं, शोल्डर रोल्स होते हैं। फिर होता है स्पिरिट या सैनिटाइजर, जो कि हमारे रूटीन एसेप्सिस का हैंड हाइजीन का पार्ट होता है। हर बेड पे हम सैनिटाइजर्स या स्पिरिट्स हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारी जी, जो चीजें हैं, ये सब एक बहुत बोलना चाहिए फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड कर रही होती। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो एक बड़ा रूप ले लेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी, इक्विप होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो सेफ्टी मेजर जनरली हम फॉलो करते हैं, या हम जैसे अगर अपनी ही एनआईसीयू की बात करूं या जो हमारे प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग है, तो इसमें कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखने योग्य होती है वो है कि इक्विपमेंट्स का रेगुलर मेंटेनेंस, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही संस्था हमारी होती है, वो आती है रेगुलरली इक्विपमेंट्स को मेंटेन करती है। ये समझना होगा कि कोई भी इक्विपमेंट अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो कभी भी स्पार्क कर सकता है, कभी भी इशू क्रिएट कर सकता है। इसलिए रेगुलर मेंटेनेंस इक्विपमेंट का मस्ट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एमपी और एनएचएम के थ्रू हो रहा है। सारे एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो होता ही है। नेक्स्ट होता है इक्विपमेंट का ऑपरेशन। तो ये हुँ, जितने भी हुँ, वर्किंग स्टाफ होते हैं, ये उनको आना बेहद जरूरी है। हर इक्विपमेंट का अपना नॉर्म होता है कि कोई इक्विपमेंट इतने घंटे चलेगा, उसके बाद उसे रेस्ट देना है। तो क्या वो रेस्ट दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, क्या दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। थर्ड है कि अगर कोई इक्विपमेंट मैल फंक्शन कर रहा है तो उसे हमें बंद करना है और उसे बाहर करना है। ऑक्सीजन लाइंस जो होती हैं उनका रेगुलर रिपेयर और मेंटेनेंस होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वहां से लीक होगा तो वो बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है। थोड़ा भी स्पार्क हुआ, मुझे ऑक्सीजन लीक हो हाँ, रही थी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई थी जहाँ पर वो ऑक्सीजन सिलेंडर का कुछ प्रॉब्लम हुआ था राइट, जिसकी वजह राइट। से उस समय शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। हाँ, और जी, मेजर एनआईसीयू में मेजर इसलिए हो जाता है मैम, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं वो टोटली पूरे इक्विपमेंट से कनेक्टेड होते हैं। मतलब आप समझे कि वार्मर के प्रोब्स उनको लगे हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इंट्राकैथ लाइंस वगैरह बच्चों के पूरे फिक्स्ड होती है, कई बार एक या दो आईवी लाइन लगे होते हैं। ऑक्सीजन ट्यूबिंग से वेंटिलेटर पे बच्चे कनेक्टेड होते हैं। तो यदि कोई हादसा होता है, तो जैसे बड़े पेशेंट्स हैं या मोबाइल पेशेंट्स हैं या सिंगल ड्रिप के साथ पेशेंट्स हैं, तो तुरंत आप उनको मोबिलाइज कर सकते हो। लेकिन एक न्यूबॉर्न को जिसको सारी मोडालिटीज चल रही हो, उसको आपको वहां बेड से उठाने में इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 1 मिनट मुझे लगता है अंदाज से
कि लगेगा उस बच्चे को पूरा डिस्कनेक्ट करके आपको बाहर ले लेना। तो एक ये बड़ा मैटर होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते ओवर क्राउडिंग, क्योंकि बट ऑब्वियस है गवर्नमेंट सेटअप्स हमारे पास होते हैं, तो उसमें हम आने वाले पेशेंट्स को डिनाई नहीं कर सकते सर्विस, क्योंकि हर कोई मैं पेशेंट है पेरिफेरी से बाहर नहीं जा सकता, टर्शरी केयर पे रेफर नहीं हो सकता, प्राइवेट केयर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बेड भले ही 30 है, पर अगर मेरे पास 31वां बच्चा आ जाएगा जो कि सीरियस है, जिसको जरूरत है मेडिकल अटेंशन की, तो मैं उसे चाहकर भी मना नहीं कर पाऊंगी। तो ओवर क्राउडिंग इज ऑलवेज अ पॉइंट जो कि गवर्नमेंट सेटअप में होगा ही होगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई हाँ, थिंक लेकिन जैसे इस वाली घटना के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया था कि जो कैपेसिटी थी उस एनआईसीयू की वो 18 बच्चों के लिए थी और वहां पर 55 मतलब समझ ले 3 गुने से भी ज्यादा बच्चे है, वहां पर ऐसे थे। कई सारे एसएनसीयूज हैं जो कि 200% ऑक्यूपेंसी तक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जी, ये मतलब ये कोई क्वाइट नया नॉर्मल नहीं है, है। ये होता है जैसा हाँ, आपने कहा हाँ, उनका हॉस्पिटल में, हाँ, सरकारी मतलब हॉस्पिटल से तो हाँ, मना किया नहीं जा सकता है। जहाँ पे डिलीवरी लोड्स ज्यादा है, जहाँ इनपेशेंट लोड्स ज्यादा है, वहां पे कई सारे एसएनसीयूज जो हैं वो मोर देन 100% ऑक्यूपेंसी पे काम करते हैं। अलग अलग एसएनसीयूज का अलग हो सकता है, कोई 120, कोई 150, कोई 200 टच कर रहा होता है, क्योंकि अगर हमारे सामने एक सिक बच्चा आएगा तो हम उसे ये तो नहीं बोल सकते कि बेड नहीं, अब तुम्हें जो करना है करो। तो ये एक सही। लिमिटेशन हमारे पार्ट पे भी होता है। दूसरा होता है एचआर, कि क्या एचआर कंप्लीट है, जितना रिक्वायर्ड है, क्या उतना डॉक्टर्स, उतना नर्सिंग स्टाफ, उतना सपोर्ट स्टाफ उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। तो विद टाइम जो मेजोरिटी स्टाफ आपका मॉर्निंग डे कवर करता है, नाइट शिफ्ट में स्टाफ की लिमिटेशन हो जाती है, तो ये भी अपने आप में एक फैक्टर रहता है। आई डोंट थिंक कि इसमें हम पर्टिकुलर अगर कुछ फाइंड आउट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज को ढूंढ पाना कि दिस वाज द कॉज, वो एक बहुत डिफिकल्टी है। नेक्स्ट ये है कि फायर ड्रिल्स जो होती हैं, ये बहुत जरूरी पार्ट होती है। हम लोग की सबकी ट्रेनिंग्स होती है टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये जैसे अभी लास्ट झांसी के इंसिडेंट्स के बाद ही हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ एमपी एनएचएम के थ्रू ऑर्डर्स थे, हम लोग ने सारे जितने भी एसएनसीयूज हैं ऑलमोस्ट 54-55 डिस्ट्रिक्ट के, हम लोगों ने अपने यहाँ मॉक ड्रिल्स कंडक्ट किया था। जो लूप होल्स हमको मिले थे तो वो हम लोगों ने खुद अपने आप में एक्सरसाइज किया था। अब चाहें तो मैं आपको अपने यहाँ का भी मॉक ड्रिल शेयर करूंगी अदरवाइज। जी, तो ये मॉक ड्रिल्स भी कंडक्ट होती रहनी चाहिए ताकि हम सबको पता रहे हाउ टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर, हु टू अलर्ट, हाउ टू इवैक्यूएट, क्योंकि ऐसे में क्या होता है आग लग जाए तो एक पैनिक हो जाता है और उस जी, पैनिक में चीजें जो है डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, तो बिल्कुल। दिस ऑल हैपेंस। मतलब ये रेगुलर इंटरवल्स पे होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि कोई हाँ, हादसा हो उसके बाद हम्म, ही वो मॉक ड्रिल्स वगैरह हो, ये रेगुलर हम्म, इंटरवल्स पे खासकर हम्म, हॉस्पिटल्स जैसी जगहों पे तो वो हाँ, होते रहना चाहिए, ये आप कह होते रही रहना हैं। है। हाँ, हाँ, जैसे इसमें भी मैं देख रही थी, पढ़ रही थी कि इसमें एक आरोप ये भी है उस घटना को लेकर कि जब आग लग गई उसके आधे घंटे के बाद वहां पर इमरजेंसी स्टाफ जो भी था वो हेल्प के लिए पहुंचा था। तो इज इट पॉसिबल कि किसी हॉस्पिटल में आग लग गई है तो आधा घंटा लग जाएगा वहां पर किसी को भी पहुंचने में मदद के एनआईसीयू लिए? में तो मैं नहीं मानती मैम कि आधा घंटा लगा होगा, क्योंकि एनआईसीयूज में राउंड द क्लॉक नर्सिंग स्टाफ तो होता ही होता है। मतलब डॉक्टर्स भले अगर शॉर्टेज हो, नहीं अवेलेबल है तो एक बात हो सकती है, मेजोरिटी एसएनसीयूज में 4 डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, बट एटलीस्ट नर्सिंग स्टाफ तो हर शिफ्ट कवर करता ही करता है, साथ में सपोर्ट स्टाफ भी शिफ्ट कवर करता ही करता है। तो आधा घंटे का टाइम मैं नहीं मानती कि लगा होगा। ये हो सकता है कि 2-5 मिनट प्लस माइनस हो, कि सिस्टर किसी और यूनिट में काम कर रही हो और उस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचने में उतना टाइम उसको लगा हो, बट हाफ एन आवर इज टू मच ऑफ अ टाइम, जो कि आई डोंट थिंक इज पॉसिबल। मुझे लगता है कि इसमें एक फैक्टर वो भी रहा होगा जो आपने पहले ही जिक्र कर दिया कि क्योंकि शाम की शिफ्ट में स्टाफ कम होता है और एक बच्चे को वो सारा जो भी उपकरण उसको लगे हुए होते हैं उनसे उसको डिटैच करने में काफी समय लग जाता है, तो स्टाफ कम था और हैंड्स कम थे वहां पर, तो काफी उनको फिर तो जब भी इस तरह का हादसा होता है, इससे पहले के हादसों में भी हम बात करें तो सरकारें ज़रूर एक बार निशाने पर आती है, तो सरकारों का रोल इस तरह के हादसों में कितना होता है या नेग्लिजेंस उनके लेवल पर कितना होता है? एज सच नेग्लिजेंस या रोल का तो मैम आई डोंट नो, रोल पे हम बात कर सकते हैं कि रोल इन द सेंस ये है कि इक्विपमेंट जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो इक्विपमेंट से वो क्वालिटी कंट्रोल चेक से निकले। सेकेंडली उनका जो है वो थ्रू गवर्नमेंट ही मेंटेनेंस जो होता है, जैसे है हमारे यहाँ, तो आई डोंट नो बाकी प्लेसेस का,
तो वो जो एनुअल मेंटेनेंस है वो होता रहे, ताकि रिस्पॉन्सिबल कंपनी वाला आकर टाइमली इंटरवल्स पर इक्विपमेंट मॉनिटर कर ले। एक हम कोड जनरेटर होते हैं, हमें कंप्लेंट करनी हो हम कंप्लेंट कर देते हैं, तो इक्विपमेंट में अगर कोई फॉल्ट हो तो वो जल्दी पिक हो जाए। थर्ड, जैसे मैंने कहा, ऑक्सीजन लाइन मेंटेनेंस के लिए भी उसमें होना चाहिए प्रोटोकॉल, भले ही खराब नहीं है लेकिन वीकली कोई पर्सन आके चेक कर ले कि अगर माइनर भी लीक है तो वो पिक हो जाए। एंड द नेक्स्ट इज कि जहाँ तक है ये सब मॉक ड्रिल्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह हैं, जैसे हमारी यूनिट मुस्कान सर्टिफाइड है, तो ये सारे हमारे जो 100-120 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है, ये हम खुद ही उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायरी डेट में तो नहीं है, हमारे सारे स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करना आता है नहीं आता है, डिजास्टर कंट्रोल के प्लान्स बने होने चाहिए। ये सब गवर्नमेंट के थ्रू तो नॉर्म्स में है मैम, और हमारे एसएनसीयूज में तो फॉलो है ही। मोस्ट ऑफ द आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फॉलो होता ही है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। What happened जी there is very tragic, but loophole जहां भी था, we don't know, we can only guess जब तक हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आती, बट ये रहता तो है मैम नॉर्म में। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे डॉक्टर वैशाली, कि मान लीजिए इस तरह का कोई दुखद हादसा हो ही जाता है, तो वैसे समय में जो भी हॉस्पिटल में मान लीजिए जो स्टाफ है उनको तो उनको पूरा प्रोटोकॉल पता होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में उस समय में होते हैं, वो बच्चों के अटेंडेंट्स, पेरेंट्स, या फिर उनसे मिलने जुलने वाले आसपास के जो मान लीजिए कोई शॉपकीपर्स वगैरह है, वो सब, तो उनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी इस तरह का हादसा हो तो उनको किस तरह की भूमिका में आ जाना चाहिए? मैम इसमें हेल्पिंग हैंड तो खैर बहुत बड़ी बात होती है, वो जरूरत होती है स्पेशली एनआईसीयू में। बट अगर जैसे जैसे हम बात करें रात की, तो उस टाइम पे जनरल पब्लिक भी नहीं ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, पेरेंट्स भी नहीं ही होते, केवल जो फीडिंग वाली मदर्स आ रही होती है वो ही अपने 2 to 3 आवर इंटरवल्स पे आती है। बट अगर और किसी टाइम पे होता है और पब्लिक है, तो पब्लिक का रोल ये होना चाहिए कि जो लोग हेल्प कर सकते हैं, जो यंग हैं, जो उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, वो लोग आगे आए। बाकी अन्यथा की जो भीड़ है वो तुरंत हट जाए, जगह खाली कर दे, रास्ते को इवैक्यूएट कर दें, और एक सेफ पैसेज क्रिएट कर दें, जिसमें कि हम जितने भी लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो इन बच्चों को तुरंत फटाफट फटाफट बाहर कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर यूनिट में हादसा हुआ, तो वहां से हम बच्चों को रिसेप्शन तक ला दें, या रिसेप्शन से यूनिट के गेट तक ला दें, वहां से जो लोग हैं वो उन बच्चों को बाहर तक सर्कुलेट कर दें। तो रैदर देन कि मैं एक बच्चे को उठा करके गोद में बाहर तक ले जाके छोड़ के आऊं, फिर पलट कर वापस आऊं, इतने में जो हेल्प अगर हो सकती है तो ये पब्लिक क्रिएट कर दे। जनरली क्या होता है, भीड़ लग जाती है, वो रास्तों को रोक जी देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं, तो दैट लीड्स टू मोर सफोकेशन। तो एक कॉमन नॉर्म जो है, प्लस फायर सेफ्टी जनरल पब्लिक के लिए भी होनी चाहिए, और ये फायर सेफ्टी के जो ड्रिल्स हैं ये उनके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे एनआईसीयूज की बात करें तो बाहर तक हम फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे होते हैं, पब्लिक एरिया में भी हम फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे होते हैं, तो आम जनता को भी उन इक्विपमेंट्स को यूज करना अगर आ जाए तो एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हो जाता है, कि रैदर देन हम उस जगह को क्लटर करें, हम उस स्पेस को खाली करें और हेल्प करें, मतलब वो जी एक इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट आपने सजेशंस दिए, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक इन सजेशंस को सुन के ही नहीं रह जाएंगे, बल्कि इनको जीवन में अपनाएंगे भी। कभी भी इस तरह का कोई हादसा हो तो वो हेल्पिंग हैंड के रूप में वहां पर मौजूद होंगे, वहां पर क्योस नहीं करेंगे, वहां पर उस समय में आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, मेडिकल जो स्टाफ है उससे झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि पूरा सपोर्ट करेंगे, ताकि जितनी भी जिंदगियां वैसे बचाई जा सकती हो उन्हें बचाया जा सके। और सबसे जरूरी चीज है कि सरकारें इस पर ध्यान दें कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं। पूरे देश में एनआईसीयूज की उपलब्धता बहुत कम है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, बच्चे बीमार ज्यादा पड़ते हैं, जल्दी वो इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि जहां जहां जिस भी लेवल पर जो भी कमियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, ताकि इस तरह के हादसों से देश को बचाया जा सके और हमारे नौनिहालों को बचाया जा सके। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद कहूंगी वैशाली जी, सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए, और अब इजाजत लूंगी। नमस्कार।